नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और यूरोप के बीच तेजी से बदलते रिश्तों की। दुनिया में इतनी उथल-पुथल है, तो ये साझेदारी अचानक इतनी अहम क्यों हो गई? हाँ, ये सवाल बहुत मौजू है। हमारे पास एक लेख के कुछ विश्लेषण है जिसका शीर्षक है भारत यूरोप संबंध, एक साझेदारी का उदय। इसी पर थोड़ी गहन चर्चा करते हैं। बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से तो मतलब भारत और यूरोप थोड़े दूर ही रहे हैं अपनी-अपनी दुनिया में। सही कहा। लेकिन अब ना ऐसा लग रहा है कि एक सोचा समझा एक उद्देश्यपूर्ण जुड़ाव बन रहा है। आप देखिए, प्रधानमंत्री की G7 कूटनीति या विदेश मंत्री का यूरोप पर नया फोकस। हाँ, ये सब संकेत तो हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ यूरोप की आर्थिक ताकत या जिसे कहते हैं सॉफ्ट पावर, बस उसी की बात है या कुछ और भी है? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में वैश्विक शतरंज के बिसात पर एक बहुत सोची समझी चाल है। अच्छा, कैसे? देखिए, पुराने गठबंधन थोड़े हिल रहे हैं। जैसे अमेरिका और यूरोप के बीच जो पारंपरिक रिश्ता था, उसमें कुछ तनाव आया है, खासकर ट्रंप के कार्यकाल के बाद। हाँ, वो तो है। तो ऐसे में नई साझेदारियां बन रही हैं और यूरोप भी वो अब रणनीतिक स्वायत्तता की तलाश में है। मतलब अपनी विदेश और सुरक्षा नीति वो ज्यादा स्वतंत्र रूप से तय करना चाहता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हाँ, ये शब्द आजकल काफी सुनने में आ रहा है। तो यूरोप अपनी राह बना रहा है और भारत भारत का क्या स्टैंड है इसमें? वो तो पारंपरिक रूप से गुटनिरपेक्ष रहा है। बिल्कुल। लेकिन भारत भी अब उस पुरानी गुटनिरपेक्षता से आगे बढ़ रहा है। अब बात हो रही है बहुसंरेखन की, मल्टी अलाइनमेंट। मल्टी अलाइनमेंट यानी किसी एक गुट से नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से कई देशों के साथ जुड़ना। एग्जैक्टली। किसी एक खेमे में बंधने के बजाय कई देशों के साथ मिलकर काम करना। और इस लेख के विश्लेषण के हिसाब से अमेरिका और चीन की जो ये खींचतान चल रही है ना, हाँ, उसके बीच भारत और यूरोप दोनों ही मध्यम शक्तियां हैं और दोनों का साझा लक्ष्य है कि दुनिया में एक संतुलन बना रहे। मतलब एक बहुध्रुवीय व्यवस्था हो जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून चले और तानाशाही ना बढ़े। हम्म, तो ये जो साझा सोच है, ये जमीन पर कैसे दिख रही है? मतलब कॉन्क्रीट तौर पर क्या हो रहा है? दो लेवल पर काम हो रहा है। एक तो देखिए, पूरे यूरोपियन यूनियन मतलब ईयू के साथ भारत की संस्थागत बातचीत चल रही है। अच्छा, किन मुद्दों पर? व्यापार है, तकनीक है, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ये सब बड़े मुद्दे हैं। और दूसरा लेवल है यूरोप के जो मुख्य देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अब तो नॉर्डिक देश, पूर्वी यूरोप के देश भी, हाँ हाँ। उनके साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। इसमें फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड का वो वाइमर ट्रायंगल भी है, जो यूरोप की अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिशों का ही एक हिस्सा है। और ये जो रणनीतिक नजदीकी बढ़ रही है, इसका आर्थिक असर दिख रहा है कुछ? बिल्कुल दिख रहा है। आंकड़े देखिए, 2015 से 2022 के बीच भारत में ईयू का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, एफडीआई, वो 70% बढ़ा है। 70%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और अकेले फ्रांस का निवेश देखिए, वो तो 373% उछल गया। और पिछले 3 सालों में भारत से ईयू को जो निर्यात हो रहा है, वो लगभग दोगुना हो गया है। अच्छा। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाते हैं कि यूरोप अब भारत को सिर्फ एक बाजार की तरह नहीं देख रहा, वो उसे एक अहम रणनीतिक और आर्थिक पार्टनर मान रहा है। लेकिन सब कुछ इतना आसान तो नहीं होगा। व्यापार समझौतों को लेकर कुछ अड़चने भी तो हैं, और वो यूरोप का नया कार्बन टैक्स सीबैम, उसका क्या? हाँ, चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल है। भारत ईयू व्यापार और निवेश समझौते वो अभी अटके हुए हैं। उनमें तेजी लाने की जरूरत है, शायद किसी अर्ली हार्वेस्ट डील से। मतलब कुछ मुद्दों पर पहले समझौता करके शुरुआत की जा सकती है। और सीबैम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? हाँ, वो एक पेचीदा मुद्दा है। यूरोप का कहना है कि ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए है, कि बाहर से आने वाले सामान पर उनके कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से शुल्क लगे। लेकिन चुनौती ये है कि ये वाकई जलवायु के लिए हो, कहीं ये व्यापार रोकने का मतलब संरक्षणवाद का बहाना ना बन जाए। इस पर संतुलन साधना होगा। ये संतुलन अहम है। और वो भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आईमैक, उसका भी जिक्र था। उसे तो एक मॉडर्न सिल्क रोड कहा जा रहा है। हाँ, आईमैक एक बहुत बड़ी परिकल्पना है, व्यापार, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी को जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। शायद चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक ज्यादा पारदर्शी और टिकाऊ विकल्प बन सके ये। और टेक्नोलॉजी की बात आपने की, उसमें भारत और यूरोप की सोच कैसे मिल रही है? यहाँ भी काफी समानता है।
खासकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। दोनों मानते हैं कि ये जो डिजिटल ढांचा है, ये कुछ बड़ी टेक कंपनियों की जागीर नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से पब्लिक गुड होना चाहिए, सार्वजनिक भलाई की चीज। दिलचस्प। तो टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं भारत और यूरोप? देखिए, दोनों की ताकतें अलग अलग हैं जो एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं। यूरोप डीप टेक में, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर जैसी चीजों में मजबूत है। और भारत? भारत सॉफ्टवेयर में, डिजिटल पब्लिक गुड्स बनाने में और टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर लागू करने में माहिर है। आप सोचिए, स्वच्छ ऊर्जा, बायोटेक, समुद्री स्थिरता, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब में मिलकर काम करने की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन इसके लिए लोगों का आना जाना आसान होना चाहिए। छात्र, वैज्ञानिक, प्रोफेशनल्स, इनके लिए एक आसान मोबिलिटी एग्रीमेंट हो तो दोनों को बहुत फायदा होगा। हाँ, ये तो जरूरी है। अच्छा, अब रक्षा और सुरक्षा की बात करें। यूरोप तो काफी समय से भारत को हथियार सप्लाई करता रहा है। हाँ, वो पारंपरिक रूप से एक स्रोत रहा है, लेकिन अब बात सिर्फ खरीदने बेचने से आगे जा रही है। अब जोर सह विकास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर है। यानी मिलकर बनाना और तकनीक साझा करना। बिल्कुल। भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान और यूरोप के भी अपने रक्षा उद्योग को मजबूत करने के कार्यक्रम हैं, जैसे रीआर्म 2025। ये एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। सहयोग क्या और कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? समुद्री सुरक्षा बहुत अहम है। साइबर सुरक्षा, स्पेस टेक्नोलॉजी और आतंकवाद का मुकाबला, ये सब महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। और हाँ, इस विश्लेषण में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर यूरोप से और कड़े रुख की उम्मीद भारत रखता है। तो ये रिश्ता सिर्फ लेन देन या हितों का नहीं है, कुछ साझा मूल्य भी हैं। निश्चित रूप से यही बात इसे और मजबूत बनाती है। भारत और यूरोप दोनों ही नियम आधारित विश्व व्यवस्था चाहते हैं, ऐसी दुनिया जहां नियम कायदे चलें, दबाव की राजनीति के बजाय। हाँ, जोर दबाव पर नहीं, बल्कि गठबंधनों के जरिए स्थिरता लाने पर है। दोनों बहुपक्षवाद में यकीन रखते हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र यूएन हो, विश्व व्यापार संगठन WTO हो, या फिर क्वाड जैसी नई पहलें हों, या AI गवर्नेंस पर नियम बनाना हो। लेकिन एक समान कौर, क्या जमीनी हकीकत और लोगों की सोच भी बदल रही है? क्योंकि एक पुरानी धारणा तो यही थी कि यूरोप भारत को लेकर थोड़ा हिचकिचाया है और शायद भारत भी यूरोप को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। ये बहुत अहम नुक्ता है और शायद यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। दोनों तरफ जो पुरानी रूढ़िवादी सोच है, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, उनसे आगे बढ़ना होगा। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति तो दिख रही है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की सोच, मीडिया का ध्यान, इन सबको भी इस साझेदारी की दिशा में लाना होगा। हाल में कुछ अच्छे कदम दिखे हैं, जैसे मार्सिले में राइसीना डायलॉग की योजना है, यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन दिल्ली आई थी। ये सब सकारात्मक संकेत हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत और यूरोप का रिश्ता अब वो पहले जैसा, मतलब सिर्फ सुविधा या मजबूरी का नहीं रहा। ये अब आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक जरूरतों पर आधारित हो रहा है। दृढ़ विश्वास का रिश्ता बनता जा रहा है। ये साझा मूल्यों और एक अस्थिर दुनिया की जो रणनीतिक मजबूरियां हैं, उनसे प्रेरित है। और शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल यहीं छोड़ देना चाहिए जरूर, कि ये जो उभरता हुआ बहुसंरेखण और रणनीतिक स्वायत्ता का दौर है, इसमें अगर भविष्य में कभी भारत और यूरोप के बीच किसी मुद्दे पर असहमति होती है या कोई बाहरी वैश्विक दबाव पड़ता है, तो ये साझेदारी उस चुनौती को कैसे संभालेगी? ये कितनी लचीली, कितनी रेजिलिएंट साबित होगी, इस पर सोचना दिलचस्प होगा।